हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को देखेंगे। ये जो एक्ट है आपका दिल्ली जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन में और एमपी दोनों का ही सिलेबस है और दोनों पेपर बैक टू बैक लगे हैं आपके, तो ये वीडियोस उसके लिए आपके हेल्पफुल होंगे। ये जो सब्जेक्ट है हम एक वीडियो में कवर नहीं करेंगे, ये क्विक रिवीजन का पार्ट नहीं है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको हम वीडियो बाय वीडियो डिटेल में कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो है हम यहाँ पे प्री पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ये जो आपका एक्ट आया था, ये जो आपका एक्ट था दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द 9th लॉ कमीशन रिपोर्ट। फाइन, अब इस एक्ट में टोटल आपके 44 सेक्शंस हैं, 3 पार्ट हैं, 8 चैप्टर्स हैं। ओके, नाउ पार्ट 1 इज द प्रिलिमिनरी पोर्शन, short title and extent, that is very simple, it is applicable to whole of India. Okay, definition जो important definition है देखते हैं। obligation का मतलब क्या होता है? includes every duty which is enforceable by law. this means कि जो आपकी moral duties होती हैं वो यहाँ पर applicable नहीं होंगी, ये केवल legal duties की बात करता है which is enforceable by law. okay, includes ये शो करता है कि दिस डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव। नाउ सेटलमेंट, सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ द सक्सेसिव इंटरेस्ट इन द मूवेबल और द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्पोज्ड ऑफ और इज अग्रीड टू बी डिस्पोज ऑफ। तो ये है सेटलमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, मीन्स लिखा है तो दिस मीन्स कि दिस डेफिनेशन इज एग्जॉस्टिव। ओके, सो सेटलमेंट का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे डेस्टिनेशन डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट, यानी कि बैक टू बैक इंटरेस्ट जो है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो इंटरेस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, विच इज़ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, या तो डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है या अग्री हुआ है कि उसको हम इस तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है आपको कि सेटलमेंट में जो आता नहीं है, will or the codicil as defined in the Indian Succession Act is not included in the settlement. Now what does trust here means? ट्रस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं याद दिया, बस इतना दे दिया कि सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट में, जो सेक्शन 3 है ट्रस्ट एक्ट में, उसमें जो डेफिनेशन ट्रस्ट की दी है वो वही सिंपली आप यहाँ भी उसको एप्लीकेबल करेंगे। एंड it includes an obligation in the nature of trust within the meaning of chapter 9 of the act. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट फॉर प्री, क्योंकि इस तरीके के ऑप्शंस आ सकते हैं। includes an obligation जो हमने ऊपर देखा है 2A में, in the nature of trust within the chapter 9 of that act, यानी कि ट्रस्ट एक्ट में। now what does trustee here means? who is trustee? trustee simply means every person holding the property in the trust. ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी की जो क्रिएट करता है उसको ऑथर कहते हैं, जो प्रॉपर्टी की देखरेख करता है उसको ट्रस्टी कहते हैं, और जिसके फेवर में ट्रस्ट बनाया गया है उसको बेनिफिशियरी कहते हैं ना। जो भी वर्ड्स यहाँ पे यूज्ड हुए हैं बट दे आर नॉट डिफाइंड हियर, उनकी मीनिंग हम कहाँ से निकालेंगे? उनकी मीनिंग हम निकालेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। सेक्शन 3 सेविंग क्लॉज है। सेक्शन 4 बात करता है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द इंडिविजुअल सिविल राइट एंड नॉट फॉर द मियर पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग द पीनल लॉज। एनफोर्सिंग, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट। ओके, now coming to part 2 of the act, that is the specific relief. okay, chapter 1 बात करता है recovery of the possession of the property. property जो यहाँ पे है इस chapter में that is movable property plus immovable property both. in this section we will be discussing about section 5 because इसको यहाँ हम डिटेल में words to word पढ़ेंगे. now a person entitled
to the possession of the specific immovable property may recover it in the manner provided in the CPC. अब एक एक वर्ड का हम मतलब देखते चलते हैं. What does here term entitled means? एंटाइटल का मतलब होता है प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए आपके पास क्या टाइटल है. टाइटल यहाँ पे ओनरशिप भी हो सकती है. दूसरा, यू कैन हैव द पजेसरी टाइटल. ओनरशिप का मतलब यू हैव ऑल द राइट्स. आप उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है, एलिनिएट कर सकते हैं, जो आए आप उसको कर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. पजेसरी टाइटल का मतलब है कि आपके पास ओनरशिप नहीं है, ठीक है, बट यू हैव रेस्ट ऑल दी अदर राइट. फॉर एग्जांपल टेनेंट. अगर आप किसी किराए के मकान में रहते हैं और पर मंथ आप वहाँ का जो है रेंट पे करते हैं, तो यू हैव अ राइट टू होल्ड द पोजेशन ऑफ द लैंड. यू कैन ईजिली इंजॉय दैट प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि आपके पास पजेसरी टाइटल है. नाउ एनी पर्सन एंटाइटल टू द पोजेशन. पोजेशन जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और एक्चुअल भी हो सकता है. व्हाट डज दिस टर्म कंस्ट्रक्टिव मीन्स कि आप खुद प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रहे हैं, आप किसी और के थ्रू होल्ड कर रहे हैं. एक्चुअल मीन्स यू आर एक्चुअली होल्डिंग दी प्रॉपर्टी. ये दोनों टर्म यहाँ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 6 जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो केवल एक्चुअल पोजेशन पे लगता है. स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी. स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है दैट इज़ गिवन इन सेक्शन 3 ऑफ द TPA एंड सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट एंड यू कैन ऑल्सो रेफर रजिस्ट्रेशन एक्ट. इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के अगर आपको ये मेंस में आंसर पूछता है तो यू हैव टू राइट अ complete definition of the immovable property, that what does it include and what does it exclude here. Okay, so how can you recover the property? The manner which is given in the CPC. अब इसके लिए CPC के लिए आप कौन कौन सा प्रोविज़न पढ़ेंगे? सेक्शन 16 देखेंगे जो कि बात करता है जुरिस्डिक्शन. अगर आपको रिकवरी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी करनी है तो इन दैट केस किस जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में सूट फाइल करेंगे जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. ओके, दिस इज़ गिवन इन 16, section 16, and again order 21 you have to see and rule 35 and 36. This is the relevant provision. Okay, now specific का मतलब है अगर आप अपना प्लेंट फाइल कर रहे हैं तो यू हैव टू उस क्लियरली मेंशन इन योर प्लेंट दैट आपको उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स स्पेसिफिकली उसकी बाउंड्रीज, उसकी लिमिट्स वगैरह आपको मेंशन करना होगा. ये आपको ऑर्डर 7 में दिया हुआ है कि आपको स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल. I will tell you in which order it is, in which rule it is given. Okay, so it is given in order specific. What are the subject matter of the suit? Where the subject matter of the suit is immovable property. ये है आपका order 7 rule 3 में. Okay, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं. तो टोटल कितने प्रोविज़न हो गए? और आर्टिकल 64 एंड 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट. ओके, तो आपको कितने सेक्शन यहाँ पे देखने हैं? इफ़ यू विल बी वाइल रीडिंग सेक्शन 5 ऑफ द SRA आपको आर्टिकल 64 एंड 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट देखना है, सेक्शन 16 ऑफ द CPC, ऑर्डर 7 रूल 3 ऑफ द CPC, ऑर्डर 21 रूल 35 एंड 36 ऑफ द CPC, सेक्शन 3 ऑफ द TPA, सेक्शन 3 सब क्लॉज 26 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन नहीं याद है आप उसमें रेफ़र करके चेक कर सकते हैं. ओके, तो ये टोटल प्रोविज़न जो है वो आपको देखना होगा, तब जाके आपका सेक्शन 5 क्लियर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना टाइटल प्रूव करना है. आप सेक्शन 5 में टाइटल के बेसिस पे सूट लाएंगे. ठीक है, टाइटल के बेसिस पे लाएंगे. आप पोजेशन के बेसिस भी ला सकते हैं. ठीक है, उसके लिए आपको आर्टिकल 64 देखना होगा. सेक्शन 5 में अगर प्लेंटिफ पोजेशन के बेसिस पे सूट लाता है तो डिफेंडेंट के पास राइट है कि वो अपना टाइटल जो है अपने रिटन स्टेटमेंट में एज अ डिफेंस मेंशन कर सकता है. यही एक बेसिक डिफरेंस है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में, क्योंकि सेक्शन 6 में भी आप पोजेशन के बेसिस पे सूट लाते हैं, बट सेक्शन 6 का जो नेचर है वो समरी सूट का है. ये ऑर्डिनरी सूट की तरह नहीं देखा जाता, इसलिए सेक्शन 6 में
टाइटल का कोई रोल नहीं है। सेक्शन 6 जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 5। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस दी सेक्शन 6। थैंक यू।